नमस्कार। स्वागत है आपका विकास जाजिम शो में। आज हम राजस्थान राज्य राजनीति के एक महत्वपूर्ण विषय को बहुत आसान भाषा में समझने जा रहे हैं। जब हम पंचायती राज की बात करते हैं तो अक्सर लगता है कि ये बस गांव की सरकार है, लेकिन ये व्यवस्था काम कैसे करती है, इसकी नींव कहाँ है, इसे समझने के लिए हमें संविधान में जाना होगा। सुना है कि 73वीं संशोधन ने सब कुछ बदल दिया था। ये 1992 में हुआ था। तो चलिए वहीं से शुरू करते हैं। संविधान का भाग 9, जिसमें अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ऋण तक सब कुछ बताया गया है, उसकी पहली सीढ़ी क्या है? अनुच्छेद 243 आखिर कहता क्या है? आपने बिल्कुल सही जगह से शुरुआत की है। अनुच्छेद 243 ये इस पूरे अध्याय का आधार है, उसकी नींव है। ये हमें वो सारी परिभाषाएं देता है जिनके बिना हम आगे की बात समझ ही नहीं सकते। जैसे इसमें बताया गया है कि ग्राम का मतलब क्या होगा, पंचायत किसे कहेंगे और पंचायत क्षेत्र कौन सा इलाका माना जाएगा। इसी में मध्यवर्ती स्तर को भी समझाया गया है, जो राजस्थान में हम पंचायत समिति के नाम से जानते हैं, और फिर जिला स्तर की परिभाषा दी गई है। और इन सब में सबसे जरूरी परिभाषा कौन सी है? सबसे जरूरी और सबसे शक्तिशाली परिभाषा है ग्राम सभा की। इसे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर लोग इसे कोई छोटी मोटी बैठक समझ लेते हैं। ग्राम सभा कोई समिति नहीं है। गांव की जो मतदाता सूची यानी वोटर लिस्ट होती है, उसमें जितने भी लोगों का नाम दर्ज है, वो सभी लोग मिलकर ग्राम सभा बनाते हैं। अच्छा। एक तरह से ये गांव की अपनी संसद है। और सबसे बड़ी बात, इसका जिक्र सीधे संविधान के अनुच्छेद 243 में है। तो ये एक संवैधानिक संस्था हुई। बिल्कुल। इसका मतलब है कि ग्राम सभा एक संवैधानिक संस्था है। इसे किसी सरकारी आदेश से नहीं बनाया गया, बल्कि इसे अपनी शक्ति सीधे भारत के संविधान से मिलती है। मतलब गांव का हर वोटर अपने आप में ग्राम सभा का सदस्य है। ये तो बहुत बड़ी बात है। क्या राजस्थान के अपने कानून में भी इसका जिक्र है? जी बिल्कुल। संविधान की इसी भावना को राजस्थान के कानून में भी उतारा गया है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अध्याय 2 क की धारा 8 क में ग्राम सभा के बारे में साफ साफ लिखा है। ये दिखाता है कि राज्य ने संवैधानिक व्यवस्था को पूरी तरह अपनाया है। सुनने में तो ग्राम सभा बहुत शक्तिशाली लगती है कि गांव के सब लोग मिलकर फैसले लेंगे, पर क्या असलियत में ऐसा होता है? इसके पास क्या शक्तियां हैं और ये करती क्या है? आपका सवाल सीधा मुद्दे पर आता है। इसका जवाब हमें अगले अनुच्छेद यानी 243 क में मिलता है। ये अनुच्छेद एक बहुत ही दिलचस्प बात कहता है। ये कहता है कि ग्राम सभा की शक्तियां और उसके काम वो होंगे जो राज्य का विधानमंडल यानी उस राज्य की सरकार कानून बनाकर तय करेगी। अच्छा। इसका सीधा मतलब यह है कि ग्राम सभा कागज पर कितनी भी शक्तिशाली दिखे, असल में उसके पास कितनी ताकत होगी, ये राज्य सरकार की नीयत पर निर्भर करता है। तो सारी चाबी राज्य सरकार के पास है? हाँ, इसीलिए ग्राम सभा को पंचायती राज का बुनियादी ढांचा तो कहते हैं, पर उस ढांचे को मजबूती राज्य के कानून से ही मिलती है। राजस्थान से जुड़ा कोई खास तथ्य है इस बारे में? हाँ, एक रोचक जानकारी यह है कि राजस्थान में पहली ग्राम सभा की बैठक मोहाना मंडी में सन 1999 में हुई थी। ठीक है, तो अब ये बताइए कि ये जो गांव की संसद है यानी ग्राम सभा, इसकी बैठकें होती कैसे हैं? कौन इन्हें बुलाता है, कब कब होती हैं, और अगर गांव का सरपंच ही मौजूद ना हो तो फिर क्या होता है? देखिए, इसकी पूरी प्रक्रिया बहुत व्यवस्थित तरीके से कानून में बताई गई है। सबसे पहले बैठक बुलाने की जिम्मेदारी सरपंच की होती है। सरपंच की? जी। सामान्य नियम यह है कि साल में 4 बैठकें होनी चाहिए। इनकी तारीखें भी खास हैं। 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस, 1 मई यानी मजदूर दिवस, 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस और 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती। ये तो सारे राष्ट्रीय पर्व हैं। बिल्कुल, लेकिन कानून ये भी कहता है कि अगर किसी वजह से 4 बैठकें ना हो पाएं, तो भी साल में कम से कम 2 बैठक होना तो अनिवार्य है। इससे कम नहीं हो सकती। और बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? बैठक की अध्यक्षता सरपंच ही करता है। अगर सरपंच किसी वजह से नहीं आ पाया है तो उप सरपंच अध्यक्षता करेगा। और अगर दोनों ही ना हो तो? मान लीजिए कि ऐसी स्थिति आ गई कि सरपंच और उपसरपंच दोनों ही अनुपस्थित हैं, तो भी बैठक रद्द नहीं होगी। उस बैठक में जितने भी ग्राम सभा के सदस्य मौजूद हैं, वे अपने में से ही किसी एक को उस बैठक का अध्यक्ष चुन लेते हैं। और लोगों को पता कैसे चलता है कि बैठक होने वाली है? इसके लिए सूचना देने का भी नियम है। सामान्य बैठक की सूचना कम से कम 7 दिन पहले देनी होती है। 7 दिन पहले? हाँ,
लेकिन अगर कोई इमरजेंसी आ गई, कोई आकस्मिक मामला है, तो 3 दिन पहले सूचना देकर भी बैठक बुलाई जा सकती है। बैठक किस समय होगी, गांव में किस जगह पर होगी और किस तारीख को होगी, ये सब सरपंच तय करता है। अगर सरपंच नहीं है तो उप सरपंच। और अगर दोनों ही नहीं है? तो ये जिम्मेदारी ग्राम विकास अधिकारी यानी वीडीओ की होती है। बैठक में जो भी चर्चा होती है, जो भी सवाल जवाब होते हैं या जो फैसले लिए जाते हैं, उन सभी को वीडियो एक रजिस्टर में लिखता है। जब सब कुछ लिख लिया जाता है तो सरपंच उस पर दस्तखत करके उसे प्रमाणित करता है। और फैसले कैसे लिए जाते हैं? क्या वोटिंग होती है? कोशिश तो यही होती है कि फैसले सर्वसम्मति से हों, लेकिन अगर किसी मुद्दे पर सबकी राय एक नहीं है तो फिर मतदान होता है। और मतदान में बैठक में जितने लोग उपस्थित हैं और वोट दे रहे हैं, उनका बहुमत देखा जाता है। गांव में अक्सर जमीन, सीमा या चरागाह को लेकर झगड़े हो जाते हैं। अगर एक ही पंचायत के 2 गांवों में ऐसा कोई विवाद हो तो क्या होता है? हाँ, ये एक बहुत व्यावहारिक समस्या है और इसके लिए कानून में संयुक्त बैठक का प्रावधान है। संयुक्त बैठक? जी, जब एक ही ग्राम पंचायत के 2 गांवों के बीच कोई ऐसा विवाद होता है तो दोनों गांवों के ग्राम सभा सदस्यों की एक साथ बैठक बुलाई जाती है। ये प्रावधान राजस्थान पंचायती राज नियम 2011 में जोड़ा गया है। इसके लिए भी कोई शर्त होती होगी? हाँ, इस बैठक के लिए एक शर्त भी है, जिसे गणपूर्ति या कोरम कहते हैं। शर्त यह है कि दोनों गांवों की ग्राम सभा से कम 5% सदस्य या 10 सदस्य, दोनों में से जो भी कम हो, उनका उपस्थित होना जरूरी है, तभी वो बैठक मान्य होगी। कोरम के अलावा क्या कोई और विशेष बैठक भी होती है? जी, एक वार्षिक बैठक भी होती है। यह बैठक पंचायत के मुख्यालय पर होती है और इसे नया वित्तीय वर्ष जो अप्रैल से शुरू होता है, उससे 3 महीने पहले बुलाया जाता है। अच्छा, बजट के लिए? इसका मकसद आने वाले साल के बजट और योजनाओं पर चर्चा करना होता है। ग्राम सभा की सदस्यता को लेकर भी कुछ नियम होंगे, जैसे कोई व्यक्ति कितनी जगह सदस्य हो सकता है? हाँ, कुछ बहुत जरूरी नियम हैं। पहला, कोई भी व्यक्ति एक से ज्यादा ग्राम पंचायतों की वोटर लिस्ट में अपना नाम नहीं लिखवा सकता। दूसरा, अगर किसी की सदस्यता पर कोई विवाद होता है तो उसका फैसला सरपंच करता है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, ग्राम सभा की सदस्यता आजीवन होती है, जब तक आपका नाम उस गांव की मतदाता सूची में है। आजीवन? जी। और चौथा, ग्राम सभा राज्यसभा की तरह एक स्थायी संस्था है, इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता। सदस्य बदलते रहते हैं पर ग्राम सभा हमेशा बनी रहती है। आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, गणपूर्ति या कोरम। ये बार बार सुनने में आता है, इसका मतलब क्या है और अगर ये पूरा न हो तो क्या होता है? गणपूर्ति का सीधा सा मतलब है किसी भी बैठक को शुरू करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों का होना जरूरी है। ग्राम सभा के लिए ये संख्या कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा है। 1/10? हाँ, 110। मतलब अगर किसी गांव की ग्राम सभा में 1000 सदस्य हैं तो बैठक तभी शुरू हो सकती है जब कम से कम 100 सदस्य वहां मौजूद हों। और कोरम पूरा करने की जिम्मेदारी सरपंच और वार्ड पंचों की होती है। और अगर 100 लोग नहीं आए तो? अगर गणपूर्ति पूरी नहीं होती तो बैठक को स्थगित कर दिया जाता है, यानी टाल दिया जाता है। फिर अगले 30 दिनों के अंदर दोबारा बैठक बुलाई जाती है। अच्छा। लेकिन यहाँ एक बहुत ही अनोखा नियम है। जब स्थगित होने के बाद दोबारा बैठक होती है तो उसके लिए कोरम की कोई जरूरत नहीं होती। कोई जरूरत नहीं? जी नहीं। चाहे 10 लोग ही क्यों ना आए, बैठक हो सकती है, पर एक शर्त है। इस दूसरी बैठक में सिर्फ उन्हीं मुद्दों पर बात हो सकती है जो पिछली स्थगित हुई बैठक के एजेंडे में थे। कोई नया मुद्दा नहीं उठाया जा सकता। सरपंच के लिए तो ये बहुत जिम्मेदारी होगी अगर कोई सरपंच बार बार कोरम पूरा न कर पाए तो? इसके लिए एक बहुत कड़ा प्रावधान है। अगर कोई सरपंच लगातार 3 बैठकों में कोरम पूरा नहीं कर पाता तो उसे नोटिस जारी किया जाता है। 3 बैठकों में? जी। नोटिस के बाद उसे 2 मौके और दिए जाते हैं। अगर वो उन 2 मौकों पर भी असफल रहता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही होती है। हालांकि कार्यवाही से पहले उसे अपना पक्ष रखने का पूरा मौका दिया जाता है। अगर वो अपनी दलील सही साबित नहीं कर पाता तो उसे पद से हटाया भी जा सकता है। क्या आम सदस्य भी बैठक बुलाने की मांग कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 2011 के अनुसार अगर ग्राम सभा के सदस्य कोई विशेष बैठक बुलाना चाहते हैं तो उन्हें कुल सदस्यों में से कम 5% या 25 सदस्य। 5% या 25 सदस्य? हाँ, इन दोनों में से जो भी संख्या ज्यादा हो उन्हें लिखित में सचिव को देना होता है। तो ये तो हुई ग्राम सभा की बात, जो एक तरह से गांव की संसद है। लेकिन दिन प्रतिदिन के काम करने के लिए और फैसले लागू करने के लिए
तो एक चुनी हुई सरकार भी चाहिए होगी। वो कैसे बनती है? 43 ख आता है। ये पंचायतों के गठन या स्ट्रक्चर की बात करता है। इसके अनुसार हर राज्य में 3 स्तरों पर पंचायतों का गठन होगा: ग्राम स्तर, मध्यवर्ती स्तर और जिला स्तर। राजस्थान में इसी के तहत त्रिस्तरीय ढांचा है। त्रिस्तरीय? जी। सबसे नीचे यानी ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होती है, बीच में यानी ब्लॉक या अखंड स्तर पर पंचायत समिति होती है, और सबसे ऊपर यानी जिला स्तर पर जिला परिषद होती है। क्या हर राज्य में 3 स्तर होना जरूरी है? नहीं, इसमें एक छूट भी है। अनुच्छेद 243 ख का दूसरा हिस्सा कहता है कि जिस राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है, वहां बीच का यानी मध्यवर्ती स्तर बनाना जरूरी नहीं है। अच्छा, तो वो द्विस्तरीय भी हो सकते हैं? हाँ, वो चाहे तो सिर्फ 2 स्तरों का ढांचा ग्राम पंचायत और जिला परिषद भी रख सकते हैं। ठीक है, तो ये ढांचा बन गया। अब इसमें लोग कैसे चुने जाते हैं? सदस्य कौन होते हैं? अध्यक्ष कौन बनता है? इसकी संरचना क्या होती है? इसका जवाब अनुच्छेद 243 ग में है, जो संरचना की बात करता है। यह कहता है कि राज्य की विधानसभा कानून बनाकर ये सब तय करेगी। राजस्थान में जो व्यवस्था है उसके अनुसार ग्राम पंचायत और पंचायत समिति के सभी सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं, जिसे हम प्रत्यक्ष मतदान कहते हैं। जिला परिषद के सदस्यों का चुनाव भी राज्य के कानून के अनुसार ही होता है। और अध्यक्षों का चुनाव? सरपंच, प्रधान और जिला प्रमुख कैसे बनते हैं? यहाँ तरीका थोड़ा अलग है। ग्राम पंचायत का अध्यक्ष यानी सरपंच का चुनाव तो सीधा जनता करती है, डायरेक्ट इलेक्शन। जी। लेकिन पंचायत समिति का अध्यक्ष, जिसे प्रधान कहते हैं, और जिला परिषद का अध्यक्ष, जिसे जिला प्रमुख कहते हैं, उन्हें जनता सीधे नहीं चुनती। तो फिर कैसे? बल्कि पंचायत समिति और जिला परिषद के जो चुने हुए सदस्य होते हैं, वे अपने में से ही किसी एक को अपना अध्यक्ष चुनते हैं। इसे अप्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। अच्छा। इसी अनुच्छेद में यह भी व्यवस्था है कि सांसदों और विधायकों को भी पंचायत समिति और जिला परिषद में प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है, ताकि बेहतर तालमेल बना रहे। हमारे लोकतंत्र में आरक्षण एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। क्या पंचायतों में भी पिछड़े और वंचित वर्गों के लिए कोई व्यवस्था है? जी, ये 73वें संशोधन की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। अनुच्छेद 243 घ पंचायती राज में आरक्षण की एक बहुत मजबूत व्यवस्था करता है। और ये सदस्य और अध्यक्ष दोनों पदों पर लागू होती है? हाँ, दोनों पर। इसके तहत अनुसूचित जाति यानी एससी और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी को उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाता है। और महिलाओं के लिए क्या प्रावधान है? महिलाओं के लिए एक क्रांतिकारी प्रावधान किया गया। सभी वर्गों में, चाहे जनरल हो, एससी, एसटी या ओबीसी, महिलाओं के लिए कम से कम 1/3 यानी 33% सीटों का आरक्षण अनिवार्य है। 1/3? जी। बाद में सन 2009 में इसे और बढ़ाकर 50% कर दिया गया। और ये जानना दिलचस्प है कि मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य था जिसने महिलाओं के लिए 50% आरक्षण लागू किया। और ओबीसी आरक्षण? अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी को आरक्षण देना है या नहीं, यह तय करने का अधिकार राज्य की विधानसभा को दिया गया है। इसमें कोई कानूनी पेच भी है? हाँ, कुछ बारीकियां हैं। जैसे एससी एसटी का आरक्षण अनुच्छेद 334 में बताई गई अवधि के बाद खत्म हो जाएगा। हाल ही में 106वें संविधान संशोधन 2023 से अनुच्छेद 334 क जोड़ा गया है, जो लोकसभा और विधानसभा में महिला आरक्षण से जुड़ा है, पर वो अभी लागू नहीं हुआ है। एक और तथ्य ये है कि अरुणाचल प्रदेश में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान लागू नहीं होता। इन संस्थाओं का कार्यकाल कितना होता है? और अगर कोई पंचायत 5 साल से पहले ही भंग हो जाए तो क्या होता है? इसका जवाब अनुच्छेद 243 डंडा झ में है। किसी भी पंचायती राज संस्था का कार्यकाल उसकी पहली बैठक से 5 साल का होता है। सदस्यों और अध्यक्षों का भी कार्यकाल पद संभालने की तारीख से 5 साल का होता है। और चुनाव? कानूनन कार्यकाल खत्म होने से पहले ही अगले चुनाव कराना जरूरी है। अगर कोई संस्था समय से पहले भंग हो जाती है तो 6 महीने के अंदर चुनाव कराना अनिवार्य है। तो क्या नया चुना हुआ व्यक्ति पूरे 5 साल के लिए आता है? नहीं, और यही सबसे महत्वपूर्ण नियम है। भंग होने के बाद जो नया व्यक्ति जीत कर आएगा वो पूरे 5 साल के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ बचे हुए कार्यकाल के लिए ही पद पर रहेगा। सिर्फ बचे हुए कार्यकाल के लिए? जी। मान लीजिए कोई पंचायत 3 साल बाद भंग हुई तो नया चुनाव सिर्फ बचे हुए 2 साल के लिए ही होगा। अरे, ये तो बड़ा अजीब नियम है। मतलब मेहनत पूरी करो चुनाव की और कार्यकाल शायद सिर्फ 1-2 साल का मिले। इसके पीछे क्या सोच है? इसके पीछे सोच ये है कि सभी पंचायतों का कार्यकाल एक साथ खत्म हो और चुनाव एक साथ कराए जा सकें, ताकि व्यवस्था बनी रहे। इसमें एक शर्त और है।
अगर किसी संस्था का कार्यकाल खत्म होने में 6 महीने से भी कम का समय बचा हो और तब वो भंग हो, तो फिर बचे हुए समय के लिए चुनाव कराना जरूरी नहीं है। और चुनाव लड़ने के लिए क्या योग्यताएं चाहिए? उम्र कितनी होनी चाहिए? ये अनुच्छेद 243 च में बताया गया है। चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। 21 साल? जी। बाकी योग्यताएं राज्य की विधानसभा कानून बनाकर तय करती है। जैसे राजस्थान में कुछ खास नियम है। क्या है वो नियम? पहला, 27 नवंबर 1995 के बाद अगर किसी के 2 से ज्यादा बच्चे हैं तो वह चुनाव नहीं लड़ सकता। हालांकि 2018 से इसमें दिव्यांग संतान की गिनती नहीं होती। दूसरा, कोई व्यक्ति एक साथ 2 जगहों से चुनाव नहीं लड़ सकता। तीसरा, चुनाव लड़ने के लिए उस इलाके का वोटर होना जरूरी है। और चौथा, कोई व्यक्ति एक ही समय में पंचायत और संसद या विधानसभा का सदस्य नहीं हो सकता। इतनी सारी बातें हो गई, पर आखिर ये पंचायतें करती क्या है? इनके पास असल काम क्या है? सबसे महत्वपूर्ण सवाल तो यही है। बिल्कुल, और इसका जवाब हमें अनुच्छेद 243(6) में मिलता है। यही अनुच्छेद पंचायती राज की आत्मा है। ये उनके काम, उनकी शक्तियों और जिम्मेदारियों को तय करता है। संविधान की जो 11वीं अनुसूची है, जिसमें 29 विषय दिए गए हैं, वो इसी अनुच्छेद से जुड़ी हैं। अच्छा। पंचायतों का मुख्य काम है सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए योजनाएं बनाना और उन्हें लागू करना। पर क्या ये सभी 29 विषय पंचायतों को मिल जाते हैं? नहीं, और यहीं पर सबसे बड़ा पेच है। संविधान कहता है कि इन 29 विषयों में से कितने विषय पंचायतों को सौंपे जाएंगे, ये तय करने का अधिकार राज्य की विधानसभा का होगा। ये 29 विषय हैं कौन-कौन से? क्या हम इन पर एक नजर डाल सकते हैं ताकि समझ आए कि पंचायतों के हाथ में क्या-क्या आ सकता है? हाँ, ये सूची देखना बहुत जरूरी है। मैं एक-एक करके बताता हूँ और जहां जरूरत होगी आसान भाषा में समझाता भी चलूंगा। जरूर। पहला है कृषि और कृषि का विस्तार। दूसरा, भूमि विकास, भूमि सुधार, चकबंदी यानी बिखरे हुए खेतों को एक जगह करना और भूमि संरक्षण। तीसरा, लघु सिंचाई, जल प्रबंधन और वाटरशेड विकास। चौथा, पशुपालन, डेयरी और मुर्गी पालन। पांचवां, मछली पालन। छठा, सामाजिक वानिकी यानी सामुदायिक जमीन पर पेड़ लगाना और फार्म वानिकी। ये सब तो सीधे गांव से जुड़े काम हैं। जी। सातवां है जंगल की छोटी मोटी उपज जैसे गोंद, पत्ते। आठवां, छोटे उद्योग जिसमें फूड प्रोसेसिंग भी शामिल है। नौवां, खादी, ग्रामोद्योग और कुटीर उद्योग। 10वां, गांव में घर बनाने की योजनाएं। 11वां, पीने का पानी। 12वां, ईंधन और पशुओं के लिए चारा। 13वां, सड़कें, पुलियां, पुल और संचार के अन्य साधन। सड़कें और बिजली भी। 14वां विषय ग्रामीण विद्युतीकरण है, जिसमें बिजली का वितरण भी शामिल है। 15वां है अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत जैसे सोलर एनर्जी। 16वां, गरीबी हटाने के कार्यक्रम। 17वां है शिक्षा, जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल भी शामिल हैं। 18वां, तकनीकी प्रशिक्षण और वोकेशनल शिक्षा। 19वां, प्रौढ़ शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा। 20वां, पुस्तकालय। शिक्षा के भी कई पहलू इसमें हैं। जी। 21वां है सांस्कृतिक गतिविधियां। 22वां, बाजार और मेले। 23वां, स्वास्थ्य और साफ सफाई, जिसमें अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र भी आते हैं। 24वां, परिवार कल्याण। 25वां, महिला और बाल विकास। 26वां, समाज कल्याण, जिसमें दिव्यांगों का कल्याण भी शामिल है। 27वां, कमजोर वर्गों खासकर एससी और एसटी का कल्याण। और राशन की दुकानें। हाँ। 28वां विषय है सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी हमारी राशन की दुकानें। और आखिर में 29वां, सामुदायिक संपत्ति जैसे चारागाह, तालाब आदि का रखरखाव। यह तो बहुत ही लंबी और विस्तृत सूची है। इसमें तो गांव की जिंदगी का हर पहलू शामिल है। तो राजस्थान में क्या स्थिति है? क्या ये सभी 29 काम पंचायतों को सौंप दिए गए हैं? नहीं, और यही पंचायती राज की सबसे बड़ी जमीनी हकीकत है। राजस्थान में अब तक इन 29 विषयों में से केवल 21 विषय ही पंचायती राज संस्थाओं को सौंपे गए हैं। सिर्फ 21? जी। शुरू में 16 विषय दिए गए थे, फिर 2 अक्टूबर 2010 को 5 और विषय दिए गए, लेकिन आज भी 8 विषय ऐसे हैं जो संविधान तो पंचायतों को देना चाहता है, पर वो अभी भी राज्य सरकार के विभागों के पास हैं। ऐसा क्यों? वो कौन से विषय हैं जिन्हें राज्य अपने पास रखना चाहता है? अक्सर वित्त, बड़े संसाधन या नियंत्रण वाले विभाग जैसे लघु सिंचाई, ग्रामीण विद्युतीकरण या बड़े उद्योग राज्य अपने पास रखना चाहता है। यहीं पर संविधान की भावनाओं और राजनीतिक इच्छा शक्ति का टकराव देखने को मिलता है। तो राजस्थान में कौन से मुख्य विषय दिए गए हैं? राजस्थान में जो 21 विषय सौंपे गए हैं, उनमें मुख्य रूप से कृषि, प्राथमिक शिक्षा
और चिकित्सा जैसे विषय शामिल हैं। आज के इस चर्चा से यह स्पष्ट है कि संविधान ने पंचायती राज को कितनी शक्तियां दी हैं, लेकिन उनका वास्तविक क्रियान्वयन राज्य सरकारों पर बहुत हद तक निर्भर करता है। यह सोचने वाली बात है कि जब संविधान ने 29 विषय तय कर दिए हैं, तो सभी विषय पंचायतों को हस्तांतरित करने में क्या चुनौतियां हो सकती हैं? यह एक ऐसा प्रश्न है जिस पर श्रोताओं को विचार करना चाहिए। यदि आपको यह व्याख्या पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल विकास जाजिम को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। अपने सुझाव और